हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यटन विभाग टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो भी 2007 का क्वेश्चन था उसको हम लोग, हालांकि एक वीडियो हम लोगों ने जिसके समान अध्ययन के प्रश्न को डिस्कस करा हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस और जो मैथ के क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, देखिएगा अंत तक और अपने लेवल को हमसे जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो वह है लीवर। और लीवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लीवर एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो खुद को बहुत ही स्पीडली डेवलप करता है ना। इसको बहुत ज़्यादा वो करता है। अगर लीवर कट भी जाता है ना तो वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। इसके सेल्स डेवलप होते रहते हैं ना। हालांकि ये बहुत सारे हमारा बॉडी का पार्ट्स है जो कि रीडेवलप होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है। हालांकि लीवर उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ना। जैसे कि हमारे सेल्स में क्या होता है, बॉडी में कहीं पे आप एक स्ट्रिप कट जाता है तो कटने के बाद देखते हो कुछ दिन बाद अपने आप जुड़ जाता है। तो ये जो होता है वो WBC के एक होता है, उसके वजह से होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लीवर होता है वो खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और इसको अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका ये क्या करता है एक्चुअली, जो बाइल पिगमेंट होता है ना, मतलब कि पीत जो होता है ना, पीत समझते हो ना, पीत। तो पीत को ये प्रोड्यूस करता है ना, बाइल पिगमेंट को पीत को ये प्रोड्यूस करता है। अब पीत क्या होता है दोस्तों? तो ये पीत एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में जो फैट होता है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं तो फैट भी तो होता है ना, उसमें चर्बी है ना, फैट होता है। तो उस फैट को यह क्या करता है, गलाता है, तोड़ता है उसको, है ना। तोड़ने का काम जो करता है वो बाइल पिगमेंट ही करता है, याद रखना। अब ये जो फैट है, बाइल है, वो क्या होता है, ये पीत जो बनाता है वो लीवर। लेकिन अब लीवर ने पीत बना दिया और बनाकर फिर कहीं एक जगह रखना होगा ना, तो गॉल ब्लेडर में ले जाकर रखा जाता है। तो गॉल ब्लेडर में रहता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर लीवर के बारे में और बात करूं तो ये एज ए फिल्टर काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड होता है ना, वो जो स्मॉल इंस्टेटाइन से आता है, उसको ये क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। साफ करने का काम भी, ब्लड को साफ करने का काम भी लीवर ही करता है। तो मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो सबसे पहले ये जान लो कि वायुमंडल में मेजर गैसेस कौन कौन सी है। तो मेजर गैसेस है, उसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है NOAC। इसका मतलब नो AC। अब देखो कैसे, मैं कैसे कह रहा हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? CO2, इसको आर्गन ऐसे कर देते हैं, O2 ऑक्सीजन हो गया, ये N से नाइट्रोजन हो गया। तो क्लियर हो गया, ये हो गया 78%, ये हो गया 21% के अप्रॉक्स। अब बाकी जितने भी गैसेस होती है वो सब 1% में आती हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी हो गई? 78% मैंने कही ना, तो वो नाइट्रोजन है। चलिए याद रखिएगा, सब गैसेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपका नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है या प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है ना। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर वार्म करने के लिए, है ना, जो अर्थ है उसको वार्म करने के लिए, बॉडी वार्म करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो, फूड में भी हेल्प करता है, जैसे कि वो प्लांट लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ भी हीलियम हो गया, ये बहुत हल्की गैसेस हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सी है? मतलब जो हम लोग का जो भी जो रेंज होता है ना सुनने का, ऑडिएबल रेंज हम लोग का होता है, वो कितना होता है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है हम लोग का। ये ह्यूमन का हो गया, आदमी का हो गया। अब इससे नीचे जो आदमी का हो गया 20,000, 20 हर्ट्ज से नीचे का जो होता है ना, वो होता है अपसर्व तरंगे, इंफ्रासोनिक साउंड, है ना। ये होता है आपका उससे नीचे का। इसमें आपका हो जाता है, जैसे कि होते हैं आपके जो कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो लोग इसको सुनते हैं। यहाँ तक कि कुछ जानवर भी हैं जो इस सब साउंड को, उन लोग का लिए ऑडिएबल होता है, हम लोग के लिए नहीं होता। हम लोग के लिए जो साउंड ऑडिएबल होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। इसको हम लोग 20K हर्ट्ज भी लिखते हैं ना।
याद रखना। और इसके ऊपर का हो गया, जैसे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके ऊपर के साउंड को सुनते हैं, जैसे आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, बैट्स बोलते हैं ना उसको, बैट्स, चमगादड़, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए आपको अभी। चलिए, और सबसे कम जो सुनता है ना, अगर बर्ड्स में भी बात करूँ तो एक होता है पीजन, कबूतर जो होता है ना, 0.5 हर्ट्ज तक का वो साउंड को सुन सकता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि वो भांप लेता है, अगर कहीं पे आपदा जो होता है ना, उन सबको ये लोग भांप लेते हैं, जिसमें से आपका ये वाला जो होता है पीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये लिक्विड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको मेजर करता है। मतलब हाइड्रोमीटर को कैसे, मतलब जैसे कि नमक पानी घोल दिया, तो पानी हमें पता है, लेकिन उसमें नमक कितना है वो हम कैसे पता करते हैं, ज़्यादा नमक हो गया, कम हो गया, तेज हो गया। तो उसका एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर, जैसे शराब, जैसे हम लोग बियर लेते हैं ना या फिर शराब, तो शराब में होता है ना कितना अल्कोहल है, तो कितना % अल्कोहल ये हाइड्रोमीटर से मेजर होता है ना। जैसे चीनी पानी ले लिया, शरबत ले लिया, अब इसमें कितना चीनी है उसको अगर एक्चुअल उसका जो कि एग्जैक्ट उसको पता करना है तो हाइड्रोमीटर से हम लोग पता कर पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब ये हो गया हाइग्रोमीटर, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, आपको पता ही है जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कहाँ कितना है, सॉइल में कितना है, हर एक जगह पे यूज़ होता है। और वेव गेज तो आजकल आपको पता चल ही गया होगा, बहुत सारी चीज़ों को स्पीड मेजर करने के लिए, है ना। चलो, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है? ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है तापांतर। अब कहीं पे बहुत गर्म है, कहीं पे बहुत ठंडा है, ये वाला बहुत गर्म है, ये वाला बहुत ठंडा, तो क्या होगा, ये गर्म वाला ठंडा की तरफ वृद्धि होगा धीरे धीरे, है ना। कोई एक चीज़ मान लो, एक छोटा सा एथी है, गर्म कर दिया मैंने इसको बहुत, ये कोई भी चीज़ हो, समझ लो कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, सब्जी ही है, सब्जी को गर्म करके और ले जाकर फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज तो ठंडा है, फ्रिज वाला पार्ट ठंडा है और ये गर्म है, तो क्या होगा, इसका उससे कांटेक्ट में आएगा, तो फिर ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही होता है, मतलब ये हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, है ना। क्लियर हो गया, ऐसा ही कुछ है ना। जहाँ भी चेंजेस होता है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडी में धूप में आ गए बहुत, मतलब ये पूरा अपना इन्वायरमेंट हो गया, अब एक छोटा सा चीज़ जो गर्म है तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये भी ठंडा हो जाएगा। हालांकि ये पूरा अगर गर्म होता है, ये पूरा अगर गर्म होता और ये कुछ ठंडा चीज़ है जैसे आइस हो गया, अब इसको यहाँ डालोगे तो ये क्या होगा, ये भी पिघलने लग जाएगा। या फिर कोई भी एक छोटा सा चीज़ है उसको भी इधर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। कोई दूसरा भी चीज़ है तो ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे रखो, गर्म हो जाएगा। तो ये चेंजेस आती हैं इधर से उधर का, क्या, टेम्परेचर वेरिएशन से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगले पे आते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो प्रिस्टले थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी, ऑक्सीजन O2, याद रखना। चलो, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन, बहुत ही फेमस है, मुझे लगता है आपको याद भी होगा, लुई ब्रेल। जी हाँ, सही बोला आपने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सब चीज़ों में बस ऐसे ही याद कर लो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत। अगला प्रश्न है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? देखो यहाँ पे दो चीज़ें आप कंफ्यूज कर जाओगे, एक पहले भारतीय, तो ये तो सीवी रमन ही होंगे ऑफकोर्स, और एक और नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। लेकिन मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, हालांकि इन्होंने ही सबसे पहले किया था 1930 में, है ना। और ये जो एस चंद्रशेखर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने 1983 में लिया था। तो सबसे पहले तो ये हो गए। अगर बात किया जाए भारतीय मूल के वैज्ञानिक, तो ये देखो, ये जो है भारतीय मूल के है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, लेकिन ये अमेरिका में बसे हुए हैं, ये भी याद रखना। तो ये भारतीय मूल के अमेरिका में बसे हुए वैज्ञानिक है ना, जिनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। लेकिन अगर परमानेंट अगर भारतीय की यहाँ बात हो रही है तो ये होगा सीवी रमन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसरो कहाँ है भाई? इसरो कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर ही तो पूछ रहा ना, इसरो कहाँ है भाई?
तो ये बैंगलोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसरो, है ना। चलिए याद रखना। बहुत सारे देखते होगे आप कि बहुत सारे रॉकेट लॉन्च या फिर कोई भी तो श्रीहरिकोटा नाम लिखा होता है, तो वो एक इसका लॉन्च पैड वाला एरिया है ना, तो भी याद रखना। तो इससे ज़्यादा नहीं होना है। श्रीहरिकोटा हो गया, फिर उड़ीसा का भी है, आंध्र प्रदेश का, ये 2 एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था, इक्वेटर के रेंज में आता है, इस वजह से ये ज़्यादा प्रिफरेबल एरिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? तो वो अग्नि है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। हवाई जहाज का आविष्कार था, हवाई जहाज का आविष्कार किसने करा था भाई? तो मुझे लगता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रिस्टली का जैसा हमने पिछली बार बात किया, ऑक्सीजन का खोज इन्होंने करा था। नेक्स्ट है, तो ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देते हैं? हेलीपुच्छल तारा ये एक तारा है, स्टार है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 76 ईयर्स के टाइम पीरियड पे दिखाई देता है ना, इंटरवल पे। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? तो ये कांच का बना होता है, ग्लास का, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अभी के लिए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? जैसा हमने प्रीवियस बात भी कर ली थी, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का प्रोडक्शन कहाँ होता है ना, कहाँ प्रोड्यूस होता है पित्त? बाइल, पित्त मतलब बाइल, बाइल वही, बाइल पिगमेंट कहाँ पे बनते हैं? तो ये लीवर में बनते हैं, लीवर, जैसा हमने बात करी थी, लीवर में ये बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था, फिर भी मैंने बता दिया ना। अब देखो, पित्त यहाँ पे बनते हैं ना, अब इसको गॉल ब्लेडर में ले जाकर क्या किया जाता है? रखा जाता है, मतलब वहाँ पे स्टोरेज होता है ना। और ये काम क्या करता है पित्त? तो आप हमें कमेंट बताओगे अब, क्योंकि मैंने पिछले बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आप यहाँ पे हमें बताओगे। चलो, क्योंकि लिखने से ही आप किसी चीज़ को याद कर सकते हो, सुनने से बहुत ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, लिखोगे तो ज़्यादा वो याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? टाइफाइड जब होता है तो कौन सबसे प्रभावित अंग होता है? वो है आंत, आंत प्रभावित होता है ना। चलो, शरीर में रुधिर का भंडार है, शरीर में रुधिर का भंडार कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर में रुधिर होता है ना, मतलब ब्लड, आरबीसी, उसका जो एक होता है ना लाइफ, वो होता है 120 दिन का। 120 दिन के बाद क्या होता है? जो ब्लड होता है, आरबीसी होता है, वो स्प्लीन में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, मतलब तिल्ली में चला जाता है ना। वो 120 दिन बाद स्प्लीन में चला जाता है, तिल्ली में चला जाता है, क्योंकि वो उसका लाइफ खत्म हो चुका होता है। सब चीज़ का एक अपना लाइफ होता है ना, हर एक चीज़ का। तो 120 दिन बाद वो तिल्ली में चला जाता है। अब जो लाइफ उसका खत्म हो गया, मतलब वो डेथ हो गया, आरबीसी, है ना, तो स्प्लीन में चला जाता है, याद रखना। चलो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है तो 70 से 72 बार होती है। और एक और फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिस्पेक्ट में कि जो हृदय होता है कब आराम करता है? तो जो पहला धड़कन और दूसरा धड़कन, बीट जो होता है ना, धिक धिक, तो पहला धिक, फिर दूसरा धिक आता है ना, ऐसे करके आपने देखा होगा। तो इसके बीच का एक जो छोटा सा समय होता है ना, ये लगभग नैनो सेकंड का होता होगा, नैनो सेकंड से भी छोटा का माइट भी। तो ये वाले टाइम में ही वो क्या करता है? आराम करता है। तो सोचो अब कितना थोड़ा सा समय मिलता है हृदय को आराम करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या देखो, ये वेरी करता है। जब बच्चे होते हैं तो 300 के लगभग, और जब बड़े हो जाते हैं यंग तो 206। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? अब देखो यहाँ पे कौन सा विटामिन जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन ए, डी और बी। अब यहाँ याद आप ऐसे रख सकते हो कि विटामिन सी मतलब जैसे नींबू में पाया जाता है ना, तो नींबू डालते हो जैसे ही दूध में देखते हो दूध फट जाता है, मतलब नींबू डालने के बाद दूध फट जाता है। गांव में क्या किया जाता है, अगर दही नहीं मिलता है तो क्या किया जाता है? दूध में नींबू डाल दिया जाता है तो फट जाता है, उसके बाद उसको दही वाला कर दिया जाता है ना। तो एकदम बहुत ईजी है याद रखने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है,
मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम, है ना? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं भाई मानव शरीर में? मानव कोशिका में पूछ रहा है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मुझे लगता है आपको याद होगा, ये 46 होते हैं मानव शरीर में। अगर देखो मेल फीमेल कैटेगरीज वाइज बात करेगा तब वहां पे हो जाएंगे कितने? 44 मेल फीमेल। 44 क्या होते हैं? दोनों में सेम होते हैं, ऑटो, ये पेयर्स में होता है ना। और बाकी जो दो होते हैं ना, मेल में क्या होता है? XY होता है, और फीमेल में क्या होता है दोस्तों? ये दो, ये होते हैं आपका XX। क्लियर हो गया? अब यही रेस्पॉन्सिबल है कि बच्चा लड़का है या लड़की होगा, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो में से भी जो एक वाले होता है ना, X और Y, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर XX मिल गया तो फीमेल, अगर सेम हो जाते तो फीमेल, अगर अपोजिट हो जाते तो मेल। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे 22 जोड़े जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं, 22 जोड़े के लगभग। फिर ये जो दो होते हैं यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि फीमेल जेंडर जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा, तो ऐसा समथिंग। चलो, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से करा गया था? आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो वो सोवियत संघ से किया गया था, है ना। जब आर्यभट्ट अपना पहला सैटेलाइट है ना, तो इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ से किया गया था। चलो नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं, इंद्रधनुष के किनारे के रंग। तो इंद्रधनुष का मतलब कलर कोड अगर आप यहाँ पे जानते होगे तो एकदम इजी होगा आपको बताना, क्योंकि एक किनारे में तो लाल रहेगा, ऑफकोर्स लाल रहेगा, और दूसरे किनारे पे कौन सा रहेगा? तो भी और ऐसे करके याद रखा होगा अगर आपने, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। आर भी, तो वॉयलेट और रेड हो गया। ऑप्शन बताओ। चलो इतना तो मैंने कह दी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो। अब देखो, जैसे कि मैंने विबग्योर कही तो उसमें मिडिल से भी हो सकता है या फिर आसपास से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? क्या मस्त क्वेश्चन करा इसने। तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। सेम, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, याद है ना। ये इसका SI मात्रक होता है, जूल, याद रखना। जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, SI मात्रक। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, विटामिन D होता है। क्लियर। विटामिन C कहाँ से प्राप्त होता है ये भी बताओ। विटामिन C, विटामिन A डिफिशियंसी भी बता सकते हो कि इसका अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। विटामिन B, है ना, तो ये आप बता सकते हो। रतौंधी होता है, फिर आपका रिकेट्स होता है, फिर स्क्रबी होता है, फिर आपका क्या होता है, बेरी बेरी होता है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके दादा को है, फिर पापा को हो सकता है, फिर पापा से आपको हो सकता है, फिर आपके बच्चे को हो सकता है, ऐसा वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, स्क्रबी, ये तो कोई विटामिन के डिफिशियंसी से होता है। कौन सी विटामिन के डिफिशियंसी से होता है? कमेंट बताओ। रिकेट्स कौन सी विटामिन के डिफिशियंसी से होता है? ये भी आपको पता होगा। रतौंधी, ये भी कहीं ना कहीं एक विटामिन के डिफिशियंसी से ही होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? कमेंट बताओ। अब ये जो है वर्णदता, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब कभी किसी, आपने किसी को नोटिस करा होगा कि उसको बहुत ही जो कलर होता है ना, कुछ कुछ वो उसको दिखाई नहीं देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा कलर है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, कलर की पहचान ना कर पाना, तो उसी को बोला जाता है। और ये मेनली जो होता है ना, ये होता है आपका वंशानुगत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। वैसे ये किसमें ज़्यादा देखने को होता है ना, ये कोई डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता है, समथिंग, है ना। इसके भी कुछ रीजन्स रहेंगे, जैसे आपका आँख में 3 टाइप के वो होते हैं, है ना, सेल्स जो होते हैं वो कोनिया होते हैं, उसमें भी कुछ रीजन है। तो आप PhD तो नहीं कर रहा हूँ, हालांकि बता दिए। चलो, अब बता सकते हो अगर आप जानते हो तो इसके बारे में, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर ने किस रोग का टीका बनवाया था दोस्तों? बनाया था एक्चुअली तो चेचक। चेचक आप जानते हो ना, वाइट वाइट धब्बा हो जाता है स्किन पे, तो उसका इन्होंने टीका बनाया था।
तो आप देखते भी होगे बहुत सारे मतलब हाँ किसी किसी के आसपास के लोगों के कि वो वाइट वाइट धब्बा हो जाता है, तो वो है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो मुझे नहीं लगता ये मुझे आपको बताना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताओगे, कुछ चीज़ें आप भी बताओ, मज़ा आएगा। तो ये हल्दी कौन से पार्ट में पाया जाता है? प्याज, आलू, है ना, गाजर, मूली, ये सब बताओ यार, कुछ कुछ तो बताओ। ये सब का कैटेगरीज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक। फिर है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों एड्स? तो ये आपका वायरस एक टाइप का है ना, एम्यूनो, क्या बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको HIV से भी हम लोग जानते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो वायरस यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एड्स HIV को भी बोलते हैं ना, इसको भी HIV बोलते हैं, और HIV अगर आपको याद है तो यहाँ से भी आता है वायरस, तो आप यहाँ से क्लियर याद रख सकते हो, है ना। चलो क्लियर है। नेक्स्ट है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है दोस्तों? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपका अंटार्कटिका में पड़ता है ना। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री पड़ता है। अब ये क्यों, क्या है एक्चुअली में? तो ये आपका एक सर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। हालांकि कोई भी ह्यूमन नहीं होता, मतलब वहाँ पे इंसान नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ का सीट है पूरा। अब ये आपका साउथ पोल पे आता है, ये जो साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसके इसके मिडिल से क्रॉस करता है साउथ पोल, है ना। अंटार्कटिका के मिडिल से क्रॉस करता है ना, मतलब बीचों बीच। अब यहाँ पे आपके क्या है, इंसान तो रहते नहीं है, बहुत ठंडा है, इंसान तो रहते नहीं है, बहुत ठंडा है ना ये। तब यहाँ पे कुछ सर्च स्टेशन मतलब वहाँ पे किए गए हैं, रिसर्च करने के लिए कुछ स्टेशन दूसरे दूसरे देशों के द्वारा किया गया है, जिसमें अपना भारत का है 2, याद रखना नाम। एक है मैत्री, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मैत्री, और एक है दक्षिणी गंगोत्री, यहाँ पे लिखा हुआ है ना दक्षिणी गंगोत्री, ये अपने देश का है। एक और रिसर्च स्टेशन है, एक नॉर्वे का है, हिमाद्री, है ना, इसको सवलबर्ड्स करके बोलते हैं ना, हिमाद्री सवलबर्ड्स, तो ये नॉर्वे का है, याद रखना नॉर्वे। बहुत सारे इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पे आता है। इस बार नॉर्वे कौन से इंडेक्स में टॉप पे है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, CA के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन रहेगा। और ये रिसर्च स्टेशन है ना, तो ये आप देख सकते हो। और अंटार्कटिका रेस्पेक्ट में और एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका 7वें नंबर पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी रहता ही नहीं है। अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो ये सब ग्राफ पलट जाएगा। जैसे एरिया वाइज अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है, याद रखना 5वें नंबर पे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका आएगा, उसके बाद यूरोप अथवा ऑस्ट्रेलिया आएगा, याद रखना एरिया वाइज। लेकिन पॉपुलेशन वाइज बात किया जाए तो यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है, तो सबसे लास्ट में ढकेल दो इसको, है ना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा अंटार्कटिका, याद है, क्लियर। अब एक और पॉइंट बन सकता है क्या, कि इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा कोई स्थल होगा, जगह होगा, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट विंसन। माउंट विंसन सबसे हाईएस्ट है। और सबसे लोवेस्ट कौन सा है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है डेनमेन, डेनमेन ग्लेशियर, है ना, डेनमेन ग्लेशियर है, याद रखना। ये N है, ये M है, डेनमेन ग्लेशियर, क्लियर। तो ये चीज़ें याद रखना, 2 पॉइंट है, विंसन और ग्लेशियर। डी ग्लेशियर ऐसे याद रख सकते हो, वहाँ पे माउंट विंसन, विंसन विंसन करके याद रख सकते हो, क्लियर है। चलो तो ये अंटार्कटिका से रिलेटेड मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं बनेगा ना। चलो ये साउथ पोलर रीजन में स्थित है, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे सेंट्रल से गुजरता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में मतलब। चलो आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे है भाई? पहला परमाणु रिएक्टर तो ये ट्रॉम्बे में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है, परमाणु रिएक्टर वाला जो स्थान है कहाँ पड़ता है, ये भी आप कमेंट बता सकते हो। चलो कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो मैथ के हैं, मुझे लगता है ये आप देख लोगे, इजी प्रश्न है सभी के सभी, तो ये आप देख सकते हो ना, ये आप प्रैक्टिस करो, बहुत इजी प्रश्न है, देख सकते हो आप यहाँ पे। मैं इसका PDF भी अपने चैनल पे दे दूंगा। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ये वाला फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह पे मिलता है आपको। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, है ना, तो उसी कार्य को 20 आदमी 6 घंटे में कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा, इसको ट्रिक मतलब इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सीधी सी बात है। 12 आदमी 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो फिर 20 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो क्या करना है इसको, कि इसको ऊपर कर दो, कि ये जो पूछ रहा है ऊपर, और इसको नीचे कर दो, मतलब 20, रुको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, अच्छे से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। 12 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं, तो 20 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही पूछ रहा ना। तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे कर दिया मैंने, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 से कौन जाएगा, 6 से ये 12 जाएगा, 2 से। क्लियर। अब ये 20 है और ये कितना है, 10 है, 10 दू का 20, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 8। तो आंसर आ गया आपका, 8 दिन में पूरा करेगा। कितना इजी था ना, एकदम शॉर्ट ऐसे ही करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वर्गमूल है, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, रूट ओवर कर दो, निकाल दो। अब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे आप करोगे तो उसका पहले स्क्वायर करोगे हटाने के लिए, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर हो जाएगा, सब कुछ है, इजी है ना। चलो तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।